हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम है आपका मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस दरभंगा में। ठीक है। आ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हम आ गए हैं और इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं पावर फैक्टर क्या है, वाटलेस करंट क्या होता है, और भी आगे सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो पावर कंज्यूम बाय एसी सोर्स था। हमने पढ़ा था वोल्टेज सोर्स क्या होता है, यानी कि एसी सोर्स क्या होता है। इन सब सारी चीजों की हमने जानकारी लिए थे लास्ट क्लास में। यस और नो। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होता है, यानी कि आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, नहीं बहुत सारी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब सारी कॉन्सेप्ट्स को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज के क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो लास्ट क्लास में जो मैंने डिस्कस किया था पावर कंज्यूम, क्या डिस्कस किया था, एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या था हमारा, पी एवरेज इज इक्वल टू था हमारा, याद है आपको, पहला फॉर्मूला था 1/2 VMIM, 1/2 VMIM cos फाइव, यही था ना हमारा, VMIM cos फाइव पहला फॉर्मूला। एंड दूसरा फॉर्मूला, यानी कि हमने कहा था इसी को पी एवरेज को हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या जी, BM/√2 इंटू IM/√2, बिकॉज इस 2 को हमने √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ये हो गया cos फाइव, हाँ या ना। ये BM/√2 IM/√2, यानी कि इसको हम कह सकते हैं VRMS, क्या कहते हैं, VRMS। ये हो गया आपका IRMS cos फाइव, VRMS IRMS cos फाइव, तो VRMS IRMS cos फाइव हो गया आपका। चलेगा नहीं चलेगा। ये हो गया आपका एवरेज पावर, क्या हो गया आपका एवरेज पावर क्या जाएगा, कोई इशूज, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो पी एवरेज ये हो गया आपका एवरेज पावर, जहां पे VRMS हम जानते हैं, IRMS जानते हैं, और ये क्या है cos फाइव, जहां पे cos फाइव जो है वो क्या कहा जाता है गाइस, क्या जाता है पावर फैक्टर, क्या कहा जाता है पावर फैक्टर, क्या जाता है, क्या कहा जाता है पावर फैक्टर। cos फाइव क्या है, ये पावर फैक्टर है। एंड व्हाट इज दिस फाइव, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर एंगल, क्या कहते हैं इसको, फैक्टर एंगल कहते हैं। डाउट अप टू ये नहीं होना चाहिए। इस चीज को मैंने शायद लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और कहा था ये बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, आगे जाके आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए जी, तो ये हो गया आपका पावर फैक्टर और ये हो गया फैक्टर एंगल। अंडरस्टैंड। गिव हेडिंग द वाटरलेस करंट, हेडिंग दीजिए वाटरलेस करंट, वाटरलेस करंट, इसको मिटा दो। वाटरलेस करंट नाम से क्लियर है, देखो ना, वाटरलेस का मतलब क्या होता है, पावरलेस, क्या होता है जी, वाट क्या होता है, पावर ना, पावरलेस। ये हो गया आपका वाटरलेस मतलब पावरलेस, जिसमें मतलब कि ऐसा करंट जिसका एवरेज पावर कितना हो जाएगा, जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग वाटरलेस करंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, द करंट हैविंग द एवरेज पावर इज इक्वल टू जीरो, जिसका एवरेज पावर कितना हो जाए, जीरो हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग वाटरलेस करंट कहते हैं। इसका और एक डेफिनेशन मैं आपको बना सकता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो जी बच्चों, ये जो हो गया आपका, ये है आपका IRMS, क्या जी, IRMS, और ये एंगल बना रहा है फाइव, क्या बना रहा है फाइव, इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, IRMS cos फाइव, क्या हो जाएगा IRMS cos फाइव, और ये क्या हो जाएगा आपका IRMS sin फाइव, क्या हो जाएगा IRMS sin फाइव। ये हो गया IRMS, ये हो गया IRMS, ये हो गया cos फाइव, IRMS क्या हो गया sin फाइव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो जी, तो ये होता है वाटरलेस करंट, क्या है, द, है ना जी, सच करंट, देखो जी, सच करंट, सच करंट by which, because of the such current by which average power P average is equal to zero, zero, called वाटलेस करंट, वाटलेस करंट। इसका एक और डेफिनेशन है, waterless current is a waterless current is
वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लिख रहा है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ RMS करंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ RMS करंट दैट इज, देखो यहां पे वाटरलेस करंट इज इक्वल टू IRMS साइन फाई। क्या फॉर्मूला आ गया? IRMS साइन फाई के बराबर। यही है ना वर्टिकल कंपोनेंट यही है ना। देखो जी, तो जब भी कभी वाटरलेस करंट की बात करेगा तो बोल देना आपको क्या होगा, IRMS साइन फाई। IRMS जहां पे फाई क्या है, फैक्टर एंगल। फाई क्या है, फैक्टर एंगल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने 3 परिभाषा यहाँ पे बता दिया आपको कि ऐसा करंट जिसके वजह से एवरेज पावर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उसको हम वाटरलेस करंट कहते हैं। या वाटरलेस करंट क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है किसका जी, RMS करंट का वर्टिकल कंपोनेंट होता है। ये हो गया वाटरलेस करंट इक्वल टू IRMS साइन फाई कहते हैं इसको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। मिटा दो इसको, अरे बोलो ना। चलिए ध्यान दीजिए इस बात को, हेडिंग दीजिए पावर फैक्टर। क्या जी, पावर फैक्टर BBI टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। पावर फैक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय पावर फैक्टर? अभी देखिए जी, अभी भी पढ़ा था हमने, एज वी नो दैट। अभी हम परिभाषा लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। P एवरेज इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने, VRMS IRMS, अरे बोल रहे यार, VRMS IRMS क्या था ये, cos फाई ना था पावर फैक्टर। ये cos फाई इज इक्वल टू व्हाट इज cos फाई? इट इज कॉल्ड द P एवरेज डिवाइडेड बाय VRMS, और ये क्या है आपका IRMS है। और जानते हैं डियर स्टूडेंट, ये जो हो गया आपका P एवरेज, एंड व्हाट इज दिस VRMS IRMS इज द नोन एज द वर्चुअल पावर। क्या कहते हैं इसको, वर्चुअल पावर कहते हैं। वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है, पावर। ये हो गया आपका वर्चुअल पावर। सो व्हाट इज दिस, द पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू द वर्चुअल पावर, रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू द वर्चुअल पावर। तो पूछेगा कि व्हाट इज द पावर फैक्टर? द पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू द वर्चुअल पावर, एवरेज पावर टू द वर्चुअल पावर। तो बोल सकते हैं उसको क्या जी, एवरेज पावर टू वर्चुअल पावर, एवरेज पावर टू वर्चुअल पावर, एवरेज पावर टू वर्चुअल पावर। गुड आउट, छाप दीजिए इसको, छापते जाइए। साथ साथ लिखते भी चले, सुनते भी चले आप। पावर फैक्टर, एक और होता है पावर फैक्टर, यानी कि एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका, दूसरा फॉर्मूला और होता है पावर फैक्टर बराबर होता है R/Z। क्या फॉर्मूला होता है, R/Z होता है। व्हाट डू यू मीन बाय R/Z? R जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस है, और Z इज द
इम्पिडेंस, क्या कहते हैं उसको? इम्पिडेंस कहते हैं। आर इज द रेजिस्टेंस और जेड इज इम्पिडेंस। मिटा दो, ठीक है। नोट करके एक बात को लिखना, इसका यूज करेंगे हम आगे जाकर के बहुत सारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो पावर फैक्टर का पी एवरेज बाय वर्चुअल पावर एंड आर बाई जेड, क्या देखा हमने? आर बाई जेड, ठीक है। गौर से सुनो लो, पी एवरेज बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। केस नंबर 1 यहां पे ले लेते हैं यहाँ पर। यदि फाइव का मान कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। कितना डिग्री? 90 डिग्री। यानी कि फैक्टर एंगल कितना है? 90 डिग्री है। यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है? 90। हेलो हेलो हेलो, ये व्हाट इज कॉस फाइव? इट इज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड, यानी कि बी आर एम एस आई आर एम एस। तो अभी दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो अगर 90 डिग्री है तो पी एवरेज क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 कितना होता है? यानी कि देखो ना यहाँ पे कि एवरेज पावर जो आ गया, पी एवरेज कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब कि यहाँ पे कोई भी पावर लॉस नहीं हुआ। कोई भी पावर लॉस ना, यानी नो पावर लॉस। बेसिकली यू कैन से, यहाँ पे कह सकते हो देयर इज नो पावर लॉस। देयर इज नो पावर लॉस, यहाँ पे कोई पावर लॉस हुआ ही नहीं। देयर इज नो पावर लॉस। पावर लॉस, पावर 0 है। देयर इज नो पावर लॉस। यही अगर मैं बात करूं केस नंबर 2 डियर स्टूडेंट, तो अगर मैं फाइव बराबर ले लेता हूं 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। फाइव कितना लेता हूं? 0 डिग्री। तो बताओ पी एवरेज क्या हो जाएगा? वी आर एम एस, ये हो गया आई आर एम एस कॉस 0 डिग्री। ये हो गया वी आर एम एस, ये हो गया वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। यानी कि जो पी एवरेज आ गया अपने पास में, वो कितना आ गया? वी आर एम एस और आई आर एम एस हुआ। मतलब कि ये दिस इज द व्हाट, दिस इज पावर मैक्सिमम। क्या आ गया ये? मैक्सिमम पावर। यहाँ की पावर लॉस हुआ कुछ ना कुछ, वोल्टेज को नहीं करें, अरे बोले ना। तो मैक्सिमम पावर लॉस, मैक्सिमम बोल सकते हो, मैक्सिमम पावर लॉस हुआ। तो ये पावर लॉस गया कहां? ये जो पावर का लॉस हुआ वोल्टेज गुने करंट, वो पावर गया कहां? वो पावर कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस में कन्वर्ट हो गया? आपका हीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? इसलिए देखते हैं हम जो पंखा चला रहे हैं, बल्ब चला रहे हैं, बल्ब यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, सब हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो जो पावर गया उसमें, वो पावर कहां गया? हीट के फॉर्म में वो कंजर्व हो गया। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसका मतलब जो पावर का जो लॉस हुआ, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर लॉस हो गया। अब किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हीट। इन द फॉर्म ऑफ, लिख सकते हो मैक्सिमम पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में पावर लॉस हो गया। पॉज पॉज।
गाइज कह रहा है कि ये वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है यहाँ पे V 200√2 साइन ओमेगा टी प्लस 15 डिग्री प्लस अप्लाइड टू एन, कह रहा है कि अप्लाइड टू एन एसी सर्किट द करेंट इन द सर्किट इज द फॉन्ड कितना पाया जाता है जी, I इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5/4. देन एवरेज पावर कंज्यूम इन द सर्किट, वी नो दैट द P average is equals to how much? It's a VRMS IRMS cos phi. yes or no? yes. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था. व्हाट इज VRMS? हमने पढ़ा था BM/√2. क्या पढ़ा था हमने? BM/√2. और ये क्या था? IM/√2. और ये हो गया cos phi. देखो जरा ध्यान से, BM में BM कितना है जी? VM B इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी प्लस 5. यही ना BM. ये हो गया 200√2 बाई क्या हो गया? √2. IM कितना है? व्हाट इज IM? IM इक्वल टू 2 हो गया. नहीं हुआ क्या? I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस 5. ये हो गया 2/√2. चलेगा? देखिए यहाँ पे अब है cos phi. फाई क्या है जी? फेज डिफरेंस. फाई क्या है? घटा दो इसमें से ओमेगा टी प्लस 5/4. 5/4 बोले तो 45 डिग्री. 45 तो ओमेगा टी प्लस 45 एंड ओमेगा टी प्लस 15 डिग्री दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? ओमेगा टी कैंसल और 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री कितना डिग्री? 30 डिग्री आ गया. तो फाई इक्वल टू कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री आ गया आपका. बोलो ना, सहमत है या नहीं सहमत है? फाई इक्वल टू 30 डिग्री. देखो ये क्या हो गया आपका? √2 से देखो ना यहाँ पे ये √2 ये 2 कैंसिल हो गया. अरे वाह. देखो यहाँ से ये हो गया आपका 200√2 अगुने cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2. ये हो गया आपका 100. कितना हो गया? ये हो गया आपका 100. √2 इंटू √3 कितना होगा? √6. देखो तो कोई ऑप्शन है उसमें? 100√6 वाट एकदम आंसर है. ऑप्शन नंबर 3 C. अरे समझे नहीं समझे? ऐसे सवाल बन टफ था क्या? कोई टफ नहीं था सब है ना. गाइस सम इंपोर्टेंट डेफिनेशन. पहला डेफिनेशन है. अच्छा पावर फैक्टर तो पढ़ी थी है ना अपन ने? cos phi. वाटरलेस करंट क्या होता है? IRMS sin phi. दूसरा क्या है? नेक्स्ट की परिभाषा है इम्पीडेंस. इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं. इम्पीडेंस क्या होता है? इट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट. इम्पीडेंस जो होता है किसी भी सर्किट का क्या होता है? नेट रेजिस्टेंस होता है. दैट इज अ रिजल्टेंट कह सकते हो उसको, रेजिस्टेंस आप कह सकते हो. इट इज अ नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज बाय करंट. इम्पीडेंस क्या है जी? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड. देखो जी इट इज द टोटल रेजिस्टेंस लिखना. इट इज द टोटल रेजिस्टेंस offered. It is a total resistance offered by a resistor, capacitor or inductor in AC circuit. या इम्पीडेंस इज रेशियो ऑफ, अनुपात होता है रेशियो ऑफ RMS वोल्टेज टू RMS करंट.
इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वोल्टेज टू आरएमएस करंट, अनुपात होता है। इसको हम डिनोट करते हैं बच्चा जेड से, नोट टाउ। इसको किसे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। जेड इज इक्वल टू इट्स वी आर एम एस बाई क्या होता है? आई आर एम एस हो गया, ठीक है। अच्छा, वी आर एम एस बराबर क्या होता है? बी एम रूट टू, बी एम बाई रूट टू, बी एम बाई और आई एम बाई, तो रूट टू से रूट टू क्या हो गया? यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज टू द मैक्सिमम करंट। चलेगा नहीं चलेगा? ये हो गया। तो जब भी कभी आपको जेड निकालना हो तो क्या करेंगे जी? वी आर एम एस को आई आर एम एस से भाग दे दीजिए या फिर वी एम को आई एम से भाग दे दीजिए, तो निकल जाएगा जेड आपका। अंडरस्टैंड? आगे हम जेड निकालने के और भी मेथड से हमारा जो हम यूज करेंगे, अभी बस समझते हैं अपन कि जेड होता क्या है। इम्पीडेंस, किसी भी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है इम्पीडेंस, उसी को कहते हैं हम लोग। जो रेजिस्टेंस कौन कौन ऑफर करता है? इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, सबको जोड़ देंगे हम सारे के रेजिस्टेंस को, तो इम्पीडेंस बन जाता है। चलेगा? जेड जैसे आर बराबर होता है ना बी बाई आई, जी बी बराबर क्या होता है? आई आर। बी बराबर क्या होता है? आई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? बी बाई आई। तो यही तो था, आर यही तो है। जेड क्या है? रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। जेड इक्वल टू बी बाई आई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया इम्पीडेंस। मिटा दो उसको। डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 2, रिएक्टेंस। क्या जी? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होता है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय आइदर कैपेसिटर और इंडक्टर, आइदर कैपेसिटर और इंडक्टर, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? रिएक्टेंस कहते हैं। जो रिएक्टेंस जो होता है बेसिकली एक रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है जी? रेजिस्टेंस होता है, या तो कैपेसिटर का होगा या तो इंडक्टर का होगा। यस सर नो? देखिए, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, इट इज द, फटाफट लिखो, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय आइदर कैपेसिटर और इंडक्टर, या तो कैपेसिटर की वजह से या तो इंडक्टर की वजह से, इसी को कहते हैं हम लोग रिएक्टेंस। ठीक है? देखिए, दीज आर टू टाइप्स, दीज आर टू टाइप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और दूसरा होता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कहते हैं एक्ससी और इंडक्टिव रिएक्टेंस को कहते हैं एक्सएल। वीवीआई टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट वीवीआई। दो टाइप के होते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, यानी कि जो कैपेसिटर के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इंडक्टर के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? इंडक्टिव रिएक्टेंस। डेफिनेशन दिखाने की आवश्यकता है या समझ में आ जाएगा? अरे बोलो ना। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज नोन एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इज नोन एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। दिखाने की आवश्यकता है, समझ में आ जाएगा? आगे समझ में दिखा दे? नहीं दिखा दे? लिखो भैया, लिखो, लिखो। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर is called capacitive reactance, जिसका फॉर्मूला होता है XC इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। क्या फॉर्मूला होता है? XC इक्वल टू 1 बाई
ओमेगा सी। इसी प्रकार ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, जहां पे एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, क्या होता है जी, 2 पाई एफ एल भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ सी। एक बात ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी जो होता है एसी सोर्स का हमेशा इंडिया में 50 हर्ट्ज माना जाता है। कितना जी, ध्यान रखिएगा, जब भी कभी मान लो फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है एसी सोर्स का तो आपको 50 कंसीडर कर लेना है। कितना मानना है, इसे जो देखा होगा मैंने जनरली लिखता हूँ 100 पाई टी, क्या लिखता हूँ मैं, याद है, ओमेगा इक्वल टू क्या लिखता हूँ मैं, 100 पाई टी। मतलब कि 100 जो है वहां पे 100 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपको 2 इंटू पाई, 2 इंटू यानी कि 50, 2 इंटू 50 कितना हो गया 100, तो 2 पाई हो गया, तो 2 इंटू 2 पाई एफ होता है ना, तो 2 इंटू 50 इंटू पाई हो गया 100 पाई। बात समझ में आ रही है। इसलिए हम इंडिया में एसी सोर्स का कितना देते हैं हम लोग 50 हर्ट्ज, वही अमेरिका में चले जाएंगे तो 60 हर्ट्ज यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनी डाउट अप टू ये, अरे बोलो ना। तो ये हो गया आपका रिएक्टेंस, क्या हो गया जी, रिएक्टेंस आ जाता है। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फेजर डायग्राम, क्या पढ़ेंगे, फेजर डायग्राम, और हम पढ़ेंगे डिफरेंट सर्किट। जैसे पढ़ेंगे हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यानी कि प्योर रेजिस्टर है तो क्या होगा, प्योर कैपेसिटर है तो क्या होगा, प्योर इंडक्टर है तो क्या होगा, प्योर, आप फिर कंबाइन करके पढ़ेंगे आरसी क्या होगा, आरएलसी क्या होगा। बात समझ में आ रही है। ये सब सारे जो है हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स को और हम कवर अप करेंगे। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आइए आप लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं फेजर डायग्राम के साथ में। कोई डाउट यहाँ तक, अरे पक्का याद रहेगा। और इस चैप्टर का खास बात यह है बच्चों कि आप सारा टॉपिक्स को ऐसे ही जो है ना शॉर्ट नोट्स बनाओ, और क्योंकि बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, वाटर रेजिस्टेंस करंट क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, आपको पूछ देगा ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, एक्सेल 2024 में ही पूछा था आपका एक्सी, ठीक है, एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, 1/ओमेगा सी होता है, एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, आपका आंसर छूट जाएगा बोर्ड में भी और नीट जेईई में भी। कोई डाउट में, कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए, तब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए बच्चों, ठीक है, ऐसे मजा नहीं आता है। देख रहे हैं वीडियो आप तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ध्यान रखिए।